यार जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया उनकी तो शायद सभी बातें कर रहे हैं। आज हम किन की बातें करेंगे जो प्री को क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि यार एक सक्सेसफुल की तो हर कोई बात करता है, बट थोड़ी सी बात उनकी भी की जानी चाहिए जो शायद आने वाले कल के अंदर सक्सेसफुल बन जाएं। आज नहीं हो पाए तो क्या हुआ, तो क्यों ना उनकी बात करें थोड़ी सी जो प्री को क्वालिफाई नहीं कर पाए, या कोई भी एग्ज़ाम इस बार जिन्होंने बैठे थे एग्ज़ाम के अंदर बट इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ, या 2 अटैम्प्ट दे चुके हैं, 3 अटैम्प्ट दे चुके हैं, नहीं हो रहा सर एग्ज़ाम क्लियर, करना क्या चाहिए ऐसा सर। हर एग्ज़ाम को रिजल्ट आने के बाद एक अलग सी समस्या सी बन जाती है दिमाग के अंदर कि क्या अब दोबारा शुरू से पढ़ना पड़ेगा, क्या सब कुछ शुरू करें, दोबारा से शुरुआत करें। इतनी मुश्किल से इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट किया था, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, अब क्या वो सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से शुरू करना चाहिए हम लोगों को। बहुत बड़ा सवाल है यार, और एक बहुत एंजाइटी वाला क्वेश्चन है कि क्या इतना सब कुछ दोबारा से शुरू करना संभव है, पॉसिबल है हर एग्ज़ाम के अंदर। चलो मैं बताता हूँ आज आपको करना क्या होता है हमें। अगर हम किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अगर एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तो अगले अटैम्प्ट के अंदर हम क्या ऐसा करें कि जो हमें बूस्ट अप करे, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे कि नहीं इस बार निकाल के दिखाएंगे आप। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सब कुछ शुरू से, सब कुछ जीरो से शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक बार एग्ज़ाम में, 2 बार एग्ज़ाम में बैठ चुके हो, तुम तैयारी एक बार कर चुके हो, तो दोबारा से सब कुछ शुरू से करना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। क्यों नहीं है हमें ऐसी, क्योंकि हम फेल इसीलिए हुए शायद हमको अच्छे से कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर 90% तुम्हारी मेहनत काम करती है तो 10% तुम्हारा लक भी काम करता है, मान रहे हो। अगर किसी के मान लो कि अगर किसी के 100 में से 80 नंबर आए हैं, है ना, और किसी के 81 नंबर आए हैं, 81 वाला सेलेक्ट हो गया और 80 वाला रह गया, मुझे नहीं लगता उन दोनों की मेहनत में कोई कमी थी। सिर्फ एक नंबर के पीछे, एक क्वेश्चन के पीछे अपने जज नहीं कर सकते किसी को कि उसकी मेहनत में कमी थी, कि उसकी किस्मत काम नहीं करी इसलिए वो रह गया सिर्फ। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चंस के लिए रह जाते हैं क्योंकि किस्मत काम नहीं करती, किस्मत साथ नहीं देती हमारा। तो मैं वापस से तुम्हें बोलता हूँ, तुम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो, एक बार पढ़ चुके हो, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या करना चाहिए अब तुम्हें? अब तुम्हें चीज़ों को दोबारा से शुरू करने की, शुरू से जीरो से शुरू करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू करो। अब वो फेज़ है तुम्हारा। देखो, एक जो फर्स्ट अटैम्प्ट में कामयाब हो जाता है वो शायद इतना सब कुछ तुम्हें नहीं बता पाएगा, है ना, उतना सब कुछ तुम्हें नहीं बता पाएगा जो फेल होके तुम्हें कुछ नया सिखा पाएगा। तो जो फेलियर्स के बाद कुछ सिखाता है ना, जो फेलियर्स के बाद सक्सेसफुल होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है, बहुत सारी चीज़ों का उसको एक्स्ट्रा ज्ञान होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, तो वो शेयर कर पाता है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये वो फेज़ होता है कि जब हम फेल हो चुके हैं और हमें दोबारा रीस्टार्ट करना है, दोबारा से पुश करना है, दोबारा से बूस्ट करना है खुद को। सबसे पहला काम हम लोगों को अब वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं जो हमारे वीक हैं, जिन टॉपिक्स के अंदर हम बार बार गलतियों को रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहला काम यही होता है। अब हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जिसमें हम कमज़ोर हैं। तो हमारी हमेशा से जो स्टार्टिंग रीस्टार्ट करना है, जो हमें, वो कहाँ से करना है? हम लोगों को अपने वीक पॉइंट्स को, वीक जोन्स को आइडेंटिफाई करना है, वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है और वहाँ से शुरुआत करनी है हमें। अब हम वहाँ से दोबारा शुरू करेंगे, उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाएंगे, उन टॉपिक्स को रिवाइज करना शुरू करेंगे, उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उन टॉपिक्स के ऊपर जितना ज़्यादा डाटा इकट्ठा कर सकते हैं वो डाटा इकट्ठा करेंगे और उन टॉपिक से हम अपने आप को रीस्टार्ट देंगे, उस टॉपिक से हम अपने आप को बूस्ट देंगे और आने वाले एग्जाम के लिए एकदम तैयार करके रखेंगे खुद को कि इस बार जो गलती करी वो अगली बार नहीं करनी है। सब कुछ नहीं पूछा जाता, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, या कुछ ऐसे हाईएस्ट टॉपिक होते हैं हर जगह जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जहां से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता ना भाई, तो उसको पढ़ने की जरूरत ही क्या है तुम्हें? तो कौन हेल्थ की डेफिनेशन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा, तो उसको पढ़ने की क्या जरूरत है? कोई लिखवा रहा है तो वेस्टेज ऑफ टाइम है ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना, है ना। चीजें अच्छी पढ़ो जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो बच्चों को फंसा सकता है, जो क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करता है, जो क्वेश्चन बच्चों से गलतियां करवाते हैं, जो टॉपिक्स, उनको पढ़ो बार बार। ठीक है सर, ये काम तो हो जाएगा। सर एक बात और बताओ कि हम लोग वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, वीक पॉइंट्स को हम पढ़ना भी शुरू कर देंगे, वीक पॉइंट्स की हम लिस्ट भी बना लेंगे। अब सर ये डाउट है कि उन वीक पॉइंट को पढ़ते टाइम क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस करें या फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस लास्ट में करें जब एग्जाम आ जाए? ये भी एक बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों के दिमाग में। तो मैं बताता हूं बच्चों, कभी भी आप ये सोचते हो कि एमसीक्यू प्रैक्टिस आखिरी में कर लेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास, नहीं। देखो स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप साथ साथ थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के साथ स्टार्टिंग के अंदर आप डेली 1-2 घंटे एमसीक्यूज को दो। डेली आप 1-2 घंटे एमसीक्यूज को दे रहे हो, स्टार्टिंग में थोड़ा कम टाइम दो एमसीक्यूज को, स्टार्टिंग में आप थ्योरीज को ज्यादा टाइम दो। थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी जरूरी ना, तभी तो वो अप्लाई होगी। और सबसे अच्छी बात यह कि जो थ्योरी तुम डेली पढ़ रहे हो, डेली अप्लाई करके देख रहे हो 1-2 घंटे। एप्लीकेशन पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब तक उस थ्योरी को अप्लाई नहीं करोगे एमसीक्यू में, तब तक अपना आउटपुट नहीं दे पाओगे अच्छे से। तो डेली क्या करना है, उन थ्योरीज को पढ़ना है, थ्योरीज को पढ़ के डेली 1 से 2 घंटे एमसीक्यूज को देने हैं।
अब जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे एग्जाम तुम्हारा पास आता जाएगा, वैसे वैसे क्या करना है, थ्योरीज का टाइम घटाते जाना है, थ्योरीज को कम टाइम देना शुरू करना है और एमसीक्यूज प्रैक्टिस बढ़ाते जाना है। मेरी बात समझे? सर मान लो कि एग्जाम को अब सिर्फ 15 दिन 20 दिन बचे हैं, इस टाइम पे क्या करें? क्या इस टाइम पे बस यही स्ट्रेटेजी अपनाए, थ्योरी कम एमसीक्यू ज़्यादा? मैंने कहा नहीं, इस टाइम पे आप लोगों को ग्रैंड टेस्ट देने हैं। जैसे आपका प्री का पेपर आता है ना, 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके प्री के पेपर के अंदर, तो अब करना क्या है सर, अगर हमारे प्री के पेपर के अंदर मान लो कोई भी एग्जाम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, तो अब आप उन 100 क्वेश्चंस को एक साथ बैठ के दो। अब आप प्रैक्टिस करो उन 100 क्वेश्चंस को करने की। अब आप टाइम मैनेजमेंट चेक करो अपना, अब आप ग्रैंड टेस्ट देना शुरू करो। अगर आपके 160 नंबर का मेंस का एग्जाम आ रहा है तो आप 160 क्वेश्चन एक टाइम पे बैठ के अटेम्प्ट करो, ताकि आपको पता लगेगा कि आप उस 3 घंटे के अंदर या उस 90 मिनट के अंदर आप लोग एग्जाम को अटेम्प्ट भी कर पा रहे हो क्या, कहाँ गलतियां हो रही है, आप कहाँ लैग कर रहे हो, बीच में किस जगह एंजाइटी आ रही है आपको। देन ये सारी चीजें करके आप ग्रैंड टेस्ट देना शुरू करो। डेली 2 या 3 ग्रैंड टेस्ट देने की कोशिश करो, टाइम निकालो। उस टाइम पे लास्ट के 15-20 दिन बच जाते हैं जब। अब इन ग्रैंड टेस्ट में से क्या करना है तुम्हें इस पेपर अटेम्प्ट करने के बाद सेल्फ एनालिसिस करना है। पेपर दिया तुमने, एग्जाम दे दिया तुमने, अभी तुम घर पे बैठ के दे रहे हो, अभी मेन एग्जाम में नहीं बैठे हो तुम, अभी घर पे बैठ के ही कर रहे हो, तुम ग्रैंड टेस्ट दे रहे हो, किसी भी जगह से आप ऐप से यूज करके आप ग्रैंड टेस्ट दे रहे हो। इसको सेल्फ एनालाइज करो। सिर्फ पेपर देके छोड़ दिया नहीं, क्या हो गया पेपर, बस अब बाद में अगला पेपर देते हैं, नहीं बच्चों। अगर तुम ऐसा करते हो कि पेपर दे दिया अब अगला पेपर देते हैं, उसको एनालाइज नहीं कर रहे, तो तुम कभी अपनी गलती पता ही नहीं लगा पाओगे, और सेम गलती जो यहाँ दोहराई है वो तुम एग्जाम में बैठ के भी करोगे। तो एग्जाम देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उस एग्जाम को देने के बाद उसको एनालाइज करना, सेल्फ एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जाम दें, एग्जाम को सेल्फ एनालाइज करें, क्या गलतियां हुई है, फिर उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके लिखें एक जगह कि हमने इन टॉपिक्स को गलत किया, हम इसको लिख लेते हैं कॉपी के अंदर, और अब उन टॉपिक्स को रिवाइज करें लास्ट टाइम पे। बस ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है बच्चों, लास्ट के 15-20 दिन के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए क्रैक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। करना क्या, लास्ट के अंदर आप लोगों को टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं, सेल्फ एनालिसिस करना है पेपर का, और उन टॉपिक्स को लिखना है आपको। जैसे ही आप लिखोगे वो टॉपिक्स आपके पास आ जाएंगे, ये आपके वीक जोन्स है, और ये 15 दिन 20 दिन पहले आप अगर रिवाइज करके जाते हो तो एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी आपको इन टॉपिक्स से। आगे बताइए सर, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? सर एंजाइटी को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं एग्जाम में बैठ के, है ना, या फिर लास्ट टाइम पे जैसे जैसे एग्जाम पास आता है एंजाइटी लेवल बढ़ता चला जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता, है ना, या फिर पढ़ते हैं कुछ याद नहीं रहता, दिमाग में ही नहीं घुस रहा होता, बस पढ़े जा रहे हैं और ये दिमाग में चल रहा है सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कहीं इस बार फिर से फेल तो नहीं हो जाऊंगा। भाई तुमने मेहनत करी है, एंजाइटी होनी जायज़ है। एंजाइटी या डर उसी को लगता है जो मेहनत करता है, जो अपना 1 साल पूरा, जिसने ना शादियां अटेंड करी, ना मस्ती करी दोस्तों के साथ, जिसने ना व्हाट्सएप चलाया, इंस्टा चलाया, कुछ नहीं किया उसने, है ना, कुछ भी नहीं किया उसने, पूरा साल अपनी पूरी मेहनत करी उसने, पूरा टाइम अपना पढ़ाई को दिया। अब उसको तो डर लगेगा ही ना। वही एक बच्चा है जिसको डर लग रहा है और वही सबसे शानदार परफॉर्मेंस देने वाला है, तो उसको डर लगना जायज़ है। बट इस डर को हमें इतना हावी नहीं होने देना अपने ऊपर कि हम लास्ट टाइम के ऊपर इतना घबरा जाएं, इतना एंजाइटी पीक पे आ जाए कि हम लोग पेपर को ही खराब कराएं। ऐसा नहीं होने देना किसी भी हाल में। सर ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करें भाई, ब्रेक्स लो बीच में। लगातार ऐसे 10-10 12-12 घंटे पढ़े जा रहे हो, नहीं, है ना, पढ़ो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ो, उसके बाद थोड़ा सा पोज लो, है ना। पोज में क्या कर सकते हो, घूम सकते हो थोड़ा सा बाहर, घर वालों से बातें कर सकते हो, मोटिवेशन वीडियोस देख सकते हो, थोड़ा सा पोज दो बीच बीच में, 15 मिनट का, 1 घंटे आधे घंटे का पोज दो 3 घंटे पढ़ने के बाद। मैं कभी नहीं कहता 12 घंटे 16 घंटे पढ़ो भाई, कुछ नहीं होता, है ना। इसकी भी तो कैपेसिटी है ना भाई, ये इतनी सी चीज़ है, ये थोड़े से इतने से ज़्यादा वजन भी नहीं है इसका, इतनी सी चीज़ में कितना कुछ घुसा लोगे। तो टाइम उतना ही दो ना जितना तुम ग्रैस्प कर पाओ, है ना। तो 5 से 6 घंटे तो बहुत है, मोर देन इनफ है डेली, इससे ज़्यादा नहीं देना। और वो भी एक साथ मत दो भाई, गैप ले लेके दो। 3 घंटे बैठ गए पोज लो, फिर 3 घंटे बैठ गए पोज लो, थोड़ा सा ब्रेक लो, अच्छा हेल्दी खाना खाएं उस टाइम। यूज़ भाई यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है ना, एनर्जी यूज़ होती है, यहाँ पे जोर पड़ता है इसके ऊपर। ये सारी चीज़ें जो एंजाइटी को कम करेगी आप लोगों उस टाइम पे जब सबसे ज़्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस पीक पे होना चाहिए उस टाइम पे जब एग्जाम देने जाओ। थोड़ा बहुत डर लगना जायज़ है। सर एक और लास्ट बात बताओ, ये जो एग्ज़ाम है इसकी अप्रोच कैसे करी जाए। तो कोई भी एग्ज़ाम करना है तो उसकी स्ट्रैटेजी होती है अपनी एग्ज़ाम को करना। कभी भी ऐसा नहीं आंख बंद किया अंधाधुंध एग्जाम देने चले गए, होगा ठीक है नहीं होगा ठीक है, अब क्या ही पढ़ना, जितना पढ़ना था बस स्टार्टिंग में हो गया जो पढ़ना था, लास्ट में पढ़ा हुआ थोड़ी ना काम आता है, बहुत काम आता है, तो बहुत काम आता है। लास्ट में पढ़ा हुआ ही सबसे ज़्यादा काम आता है, ये बात याद रखना।
पहले जो तुमने पढ़ा है वो नो डाउट वो तुम्हारी रिवीजन को मजबूत करेगा, तुम्हारी प्रैक्टिसेस को मजबूत करेगा, एरर को मिनिमाइज करेगा जो स्टार्टिंग में पढ़ा था तुमने। और जो लास्ट में पढ़ा है वो तुम्हारे क्वेश्चंस को सही करवाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। जब लास्ट में पढ़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा तो अलग ही खुशी होती है एक, अरे यार ये तो कल ही पढ़ा था, आगे आज एग्जाम में ये गलत नहीं होगा, ये तो पक्का सही है। तो लास्ट में पढ़ना है बच्चों, हमेशा लास्ट वाले टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है। लास्ट में जो हाई यील्ड्स टॉपिक है उनको जरूर पढ़ के जाना है। आखिरी के अंदर बच्चों याद रखना, स्ट्रेटेजिक अप्रोच करनी है, वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है एग्जाम में बैठ के जो आप प्रिपरेशन के दौरान गलतियां कर रहे थे, जो प्रिपरेशन के दौरान आपने अपनी गलतियां पहचानी, वो सारी चीज़ें वहां पे एग्जाम के अंदर नहीं गलत करनी, वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है एग्जाम में कि मैंने वहां गलती करी थी, मैं यहाँ सही करूँगा। दिस इज़ द स्ट्रेटेजिक अप्रोच। कितने क्वेश्चंस अटेंड करके चलें, कितने टॉपिक्स हम पढ़ के आए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, एंजाइटी को मिनिमाइज कैसे करें, तब एग्जाम में बैठ के अप्लाई करना आपको भाई, जो आपने 6 महीने 7 महीने तैयारी करी है, ताकि वो गलतियां वहां ना हो एग्जाम के अंदर। ये कुछ बहुत सारी छोटी छोटी बातें बट बहुत काम की है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों। क्योंकि जो सक्सेसफुल है उनकी सभी बातें करते हैं, बट बहुत डाउट उन बच्चों को होता है असली जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो एग्जाम में रह गए। कैसे वापस से शुरू करें, कैसे किक दे खुद को, एक दोबारा पुश हो जाए, दोबारा एग्जाम की तैयारी करने का मोटिवेशन आ जाए, जज्बा आ जाए, है ना भाई। वो 1 लाख की तनख्वाह देखो सामने वही आनी चाहिए हर महीने, जो 31 तारीख को क्रेडिट हो जाएगी। तो रखो नज़रों के आगे कि वो आने वाला है, और वो माँ बाप की खुशी याद रखो, वो खुशी है ना, उनकी लाइफ बढ़ जाती है, खुश रहते हैं वो चीज़ें अपनी आंखों के आगे लाओ जो आपके मोटिवेशन को हमेशा पीक पे रखेगी और आपको दोबारा रिस्टार्ट करने के लिए किक प्रोवाइड करेगी, पुश प्रोवाइड। ये सारी बातों से आप लोग वापस से शुरू करें, जो बच्चे क्रैक नहीं कर पाए इस बार एग्जाम। एक बात और हमेशा याद रखना, कभी भी अपने आप को इतना लो फील नहीं होने देना, इतना लो फील होने नहीं देना कि आपको लगे यार क्या ही है, कुछ नहीं लाइफ के अंदर, इतना लो कभी फील नहीं होने देना। कि हमेशा एक बात याद रखना, एग्जाम ही है, एग्जाम ही है, और हर साल होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है। तो लाइफ बहुत बड़ी है, इनसे ऊपर बहुत कुछ है, और एग्जाम भी क्रैक नहीं हो तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है भाई, है ना। तो याद रखना वो बात, अगर कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। थैंक यू सो मच।